तो भाई ये जो हमारा वीडियो है, पिछला जो वीडियो आया था उसी का आगे का पार्ट है ये। उस टाइम थोड़ा पावर फ्लक्चुएट हो गया था जिसके कारण में वीडियो बीच में कट हो गया था। तो अभी हम देख चुके हैं जिसके कारण में जो हमारा रिफ्रैक्शन था बेसिकली उसके अंदर में हम स्टार्ट कर चुके हैं, और उसके अंदर में आपने स्नेल्स लॉ के बारे में जानकारी ली है, किस तरह से हमारे पास में उसको अप्लाई करना होता है, या फिर किस तरह से हम देखते हैं कि जब रिफ्रैक्ट होती है तो कितना डेविएशन आ जाता है उसके अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके एग्जाम ओरिएंटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है, रिफ्रैक्शन का पार्ट होता है वो। और वो मैंने कहा था कि शुरुआत में मैंने जब एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, और वहां पर मैंने पूछा था कि भाई एक तालाब है और उसके अंदर में नीचे एक मछली है और ऊपर कोई पक्षी उड़ रहा है, उसको उसका शिकार करना है, तो उस पक्षी को वो मछली है कितनी ऊपर दिखाई देगी या नीचे दिखाई देगी। ठीक है, ये चीज मैंने जानने की कोशिश करी थी। और मैं फिश के बारे में पूछूं कि फिश जो है उसको वो जो पक्षी है वो कितनी हाइट पर दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, कम हाइट पर दिखाई देगा, या फिर जहां पर वो एक्चुअल में उड़ रहा है उससे ऊपर उठाया हुआ मेरे को दिखाई देगा। चलिए उसी का हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उसको हम बोलते हैं अपरेंट डेप्थ का एक कंसेप्ट आता है हमारे पास में, अपरेंट डेप्थ, या फिर मेरे पास में अपरेंट हाइट का एक कंसेप्ट यहां पर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। देखिए अब इस अपरेंट डेप्थ के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं ना, तो इसके अंदर में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को कंसिडरेशन में लेकर चलने होते हैं। वो पॉइंट क्या क्या है कि जो भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मान लो मेरे पास में एक सरफेस है, ये यहां पर एक सरफेस गिवन है, और इसके नीचे मान लो कोई भी वाटर या कोई भी दूसरा मीडियम है, भाई यहां पर वाटर भरा हुआ है, और यहां से आपने ये पेंसिल यहां पे डिप कर दी। जो आप पेंसिल के बारे में पढ़ते हैं ना कि पेंसिल की हाइट ऊपर दिखाई देती है नीचे दिखाई देती है, उसी के कंसेप्ट को लेकर मैं यहां पर आप लोगों के साथ में चलने की शुरुआत करता हूं। तो जब यहां से आप लोग देखेंगे तो ये पेंसिल पूरी इसके अंदर में डीप है, भाई ये पूरी डीप है, इसके अंदर में पानी यहां पर भरा हुआ है। और ये आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप कुछ भी नंबरिंग कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए यहां पर बोलते हैं कि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। भाई अब यहां से होना क्या है कि जो मेरे पास में रेज है, मान लो ये मेरे पास में मीडियम है, यहां से जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर आप लोग खड़े हुए हैं, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर खड़े हुए हैं, यहां पर आपकी आंखें हैं ये बड़ी बड़ी, और इस पॉइंट से रे जो है वो निकलेगी, और यहां से एक रे जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि जिस डायरेक्शन में नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में जाएगी। और आपको सबको पता है कि जिस भी नॉर्मल की डायरेक्शन में जाएगी तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगी, कोई भी उसके अंदर रिफ्रैक्शन नहीं होता है, यानी कि परपेंडिकुलर जब जाएगी तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाएगी। एक रे तो मेरे पास में आ गई इमेज फॉर्मेशन के लिए, चाहे मेरे पास में रिफ्रैक्शन का केस आए या फिर रिफ्लेक्शन का केस आए, जब भी हमें कोई इमेज बनानी होती है तो कम से कम हमारे पास में दो रे चाहिए होती है। यहां पर एक तो मेरे पास में आ गई, भाई दूसरी कहां पर आएगी, देखो दूसरी ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर जो उस पेंसिल की टिप रही होगी वहां से एक रे निकलेगी, और मान लो ये इस सरफेस पर इंसिडेंट होगी। भाई ठीक है, निकल तो बहुत सारी रही है, लेकिन हम कंसिडरेशन में केवल यहां पर दो ही रे को यहां पर कंसिडर करके चल रहे हैं। यहां पर अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहां पर आप लोग को बनाना होगा इसका नॉर्मल। तो आप लोगों ने भाई यहां पर नॉर्मल बनाया। अब मैंने कहा कि भाई n2 जो है वो ग्रेटर देन है n1, यानी कि आप मान सकते हैं कि मेरे पास में जो नीचे का मीडियम रहा होगा वो क्या है, वो मेरे पास में एक डेंसर मीडियम है। अगर ये डेंसर मीडियम का आपको कंसेप्ट समझ में आता है, तो आपने कहा था कि भाई ये मेरी रेंज जो है वो कहां से जा रही है, डेंसर टू रेरर जा रही है, यानी कि रेरर जा रही है। तो आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर आप इसको आर के इसको नॉर्मल मान लेते हैं तो ये कहां जाने वाली है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने वाली है। तो भाई ये रे जो यहां से रिफ्रैक्ट होके जाएगी, एक्चुअल पाथ तो उसका ये था, लेकिन क्या करेगी, थोड़ी सी अपनी पाथ से डेविएट हो जाएगी और इस डायरेक्शन में चली जाएगी। भाई ठीक है, अब हमारी आंखें जो हैं उनको तो सीधा दिखाई देता है, ठीक है, वो तो ऐसे जिगजैग पाथ नहीं देखेंगे कि भाई ये रे यहां से आई थी फिर टेढ़ी होके यहां पर चलेगी। हमारी आंखों को जो दिखता है, हमारा जो ह्यूमन नेचर, हमारा जो माइंड रीड कर सकता है, उसको तो सिर्फ ये दिखाई देना चाहिए कि भाई रे हमारे पास में सीधे पाथ को फॉलो करती आ रही है। ठीक है, जो रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में आप पढ़ते हैं ना, उसी के कंसेप्ट को यहां पर हम पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि ये रे को मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं तो यहां कहीं मिल रही होगी, भाई ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल गई एक रे। अब इस ऑब्जेक्ट से, अब देखो ये जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहां से एक रे ये जा रही थी और एक रे जो रिफ्रैक्ट होके यहां चली गई, लेकिन हमारी आंखों को ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं दिखाई देगी, हमारी आंख को ये देखेगा कि ये रे जो है वो कहां, यहां से आ रही है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या बन गया है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। भाई ठीक है, ये मेरे पास में क्या बन गया, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इमेज तैयार हो गया है। तो अब देखो यहां पर क्या कहानी शुरू होती है, यहां पर कहानी ये शुरू होती है कि अगर मुझे ये निकालने को मिल जाए, अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि ये डिस्टेंस कितना है, यानी कि अब एक्चुअल में जो मेरे पास में बनी है जो ऑब्जेक्ट थी, वो मान लो इस सरफेस से सारी कैलकुलेशन हम डेप्थ की या हाइट की सारी कैलकुलेशन सरफेस ऑफ इंटरेक्शन से लेंगे, यानी कि दोनों का जो इंटरफेस हो रहा है वहां से हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो ये मान लो आपने डी कंसिडर कर रखी है भाई, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपकी एक्चुअल में थी उसको आपने डी कंसिडर कर रखा है,
और जो यहां पर बनी हुई है, यानी कि अब जो आपकी इमेज तैयार हो गई है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जो एक एपरेंट डेप्थ आई है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर डेप्थ रही होगी इसकी, इसको आप नाम देंगे डी डैश के नाम से आप जानेंगे। ठीक है, तो डी भाई क्या है मेरे पास में, डी है जो सरफेस से दूरी है, किसकी, जो ऑब्जेक्ट की, जहां से हम कंसिडरेशन में लेके चल रहे हैं। और एपरेंट डेप्थ क्या हो गई है, जिसको इमेज बनने के बाद में उसकी दूरी है कहां से, उस पर्टिकुलर सरफेस से जो दूरी बनी है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, वो रिलेशन आप लोगों को सेटअप करना है कि कैसे हमें पता चले कि ये क्या एपरेंट डेप्थ रही होगी, या फिर हाइट के केसेस में लेंगे तो क्या उसकी एपरेंट हाइट रही होगी। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को, डेरिवेशन आप लोग को ध्यान नहीं रखना, सीधा आप लोग फॉर्मूला याद रखेंगे कि N2, यानी कि जिसमें रेडिएशन जो हमारी रे है वो जा रही है, किसमें, जिस बी मीडियम के अंदर में हमारी रे जा रही है, कहां से, ऑब्जेक्ट से जा रही है। तो भाई मेरे को ये बताओ कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर में किस में रेडिएशन जा रही है हमारे पास में। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि मेरी रे जो जा रही है वो किसके अंदर में जा रही है, ये मेरे पास में जा रही है N1 मीडियम के अंदर में। ठीक है ना, आप लोग को ये रटना नहीं है कि भाई मेरे पास में N2 है तो मैं हमेशा N2 लिखूंगा उसके ऊपर में। बुक्स जब उठा के देखेंगे तो आप लोग को वहां पर μ2 मिलेगा या फिर N2 मिलेगा, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वही यह ध्यान रखना है कि किस में रेडिएशन जा रही है, यानी किस में रे हमारी जा रही है, और N2 यानी कि किसके अंदर से हमारे पास में जा रही है। अगर मैं इनको उल्टा कर देता तो, यानी कि N1 जहां पे लिखा मैंने इसको N2 लिख देता, तो यहां पर मैं लिख देता N1, तो आप लोग इसको रट लेते कि भाई हाँ ठीक है, N2 डिवाइडेड बाई N1 हमेशा करना होता है। मैंने इसीलिए यहां पर इन दोनों के क्या करें, जो सिंबल्स हैं वो यहां पर चेंज कर दिए। और मैं पहले भी ये चीज आप लोगों से बोली थी कि भाई आप लोग को रटना नहीं है चीजें, आप लोग को अपने कंसेप्ट पे ध्यान देना है कि कहां से जा रही है और किस में जा रही है। ठीक है ना, तो अब आप लोग को समझ आएगा कि मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने समझा कि भाई मुझे ये ऊपर ये लिखना पड़ता है कि किस में रेडिएशन जा रही है, किस में रे जा रही है, कहां से, ऑब्जेक्ट से। ये नीचे क्या लिखना है कि किस में से जा रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखी है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर लिखते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने समझा इसको हम बराबर लिखते हैं कि डी डैश, यानी कि जो एपरेंट डेप्थ है मेरे पास में, दिस इज, ये एपरेंट डेप्थ बोलूंगा मैं, और डिवाइडेड बाई जो मेरे पास में टोटल डेप्थ रही है, यानी कि ये मेरे पास में एक्चुअल डेप्थ थी कहां से, इस सरफेस से, जो इंटरफेस था दोनों सरफेसेस का, उसी को हम यहां पे कंसीडर करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द, या फिर बोले कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ द बॉडी, यानी कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मेरे पास में पेंसिल थी, अब दुनिया भर के इसके पॉइंट हो सकते हैं, हर पॉइंट क्या बनाते चलो तो हर पॉइंट क्या दिखाई देगा, मेरे को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसी कारण में ड्यू टू रिफ्रैक्शन आप लोगों को जो पेंसिल होती है उसकी आगे की जो निप होती है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। उसका रीजन यही है मेरे पास में कि वहां पर रिफ्रैक्शन हो जाता है। और कितनी उठाई देती है तो वो आप लोग यहां से निकाल सकते हैं, N1 जिस में रे जा रही है, ऑब्जेक्ट से जिस में रे जा रही है, N2 जहां से जा रही है, यानी जिस में से जा रही है। तो डी डैश आप लोग को पता चला कि जो एपरेंट डेप्थ है, और डी मेरे पास में जो एक्चुअल डेप्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, आप लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये मेरे पास में एपरेंट है, एपरेंट डेप्थ है ये, और डिवाइडेड बाई एक्चुअल डेप्थ। आप लोग इसको भाई पूरा लिख लेना एक्चुअल डेप्थ के नाम से। ठीक है, चलिए इसी फॉर्मूला के ऊपर में हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और पहला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए कि उसी के अंदर में जो आप लोगों को मैं बात कर रहा था ना, शुरुआत में जो क्वेश्चन दिया था उसकी, कि चील को जो मेरे पास में पक्षी है उसको कितनी दूर मछली दिखाई देगी, या फिर मछली को बाज कितने ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को यहीं पर शुरू कर लेते हैं भाई। चलो ये क्वेश्चन मेरे पास में आया कि ये मेरे पास में इंटरफेस है, और यहां पर कहीं भाई नीचे मछली है, इसके अंदर में यहां कहीं मछली है, लो भाई ये मछली बना दी हमने यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और इस सरफेस से, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को जो बताने जा रहा हूं मैं, यहां से इस सरफेस के अंदर में ये जो दूरी बनी हुई है, दिस इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि जो मछली है वो सरफेस से नीचे कितनी है, 24 सेंटीमीटर। नीचे भी पानी है भाई, ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है, मछली पूरी पानी के अंदर में डूबी हुई है। चलो भाई बहुत अच्छी बात, 24 सेंटीमीटर होगी, यानी कि आप लोगों ने निकाल लिया कि टोटल मेरे पास में जो डेप्थ रही होगी उसकी वो 24 सेंटीमीटर है। अब यहां पर कोई पक्षी उड़ रहा है भाई, पक्षी को मैं यहां पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें बना देता हूं, ये लो मैंने उसकी पक्षी की आंखें बना दी बड़ी बड़ी। ठीक है, अब यहां से क्या करेगा, ये जो उड़ रहा है ये मेरे पास में क्वेश्चन के अंदर में गिवन है, ये मेरे पास 36 सेंटीमीटर पर उड़ रहा है भाई। ठीक है, वाटर का मैंने आप लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया था कि इसका आप मान लेते हैं NW मान लो भाई, N1 N2 के चक्कर में आप चक्कर में ना पड़ो, तो इसको मान लो 4/3 होता है। और एयर का जो होता है NA जो मेरे पास में, इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे म्यू भी बना देते हैं। तो बात वो ये, आप लोग को पेपर में म्यू मिले या N मिले तो आप लोग को समझ लेना कि भाई वो बेसिकली उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर उसका क्या होगा, एयर का ये होता है मेरे पास में 1। अब पहला जो क्वेश्चन है, पहले जो क्वेश्चन के अंदर में यहां से मेरे को लगता है कि ये मिटा देना चाहिए मेरे को। अगर आप लोगों ने लेना है भाई कुछ स्क्रीनशॉट आप इसका जल्दी से ले लो। चलो भाई आगे चलते हैं इसके अंदर में। चलो इसकी हम शुरुआत करते हैं यहां पर क्वेश्चन को लेकर। तो पहली चीज मेरे को यह बतानी है कि भाई इस बाज को, यहां पर जो पक्षी है उसको ये मछली कितनी ऊपर दिखाई देगी।
क्वेश्चन अच्छे से समझना। इस पक्षी को के लिए ऑब्जेक्ट कौन बन गया, ये वाला बन गया, यानी कि इसके लिए ऑब्जेक्ट ये बना है, तो रेडिएशन कहां से निकलने वाली, जो रे निकलेगी वो कहां से निकलेगी, वो आप सबको जानकारी होगी इसकी कि ये यहां से निकलेगी, एक रे जाएगी और ये सीधी इसकी आंखों में चली जाएगी, ठीक है, बिना रिफ्रैक्ट हुए, बिना कोई डेविएट हुए, और दूसरी यहां पर जाएगी, जैसा पिछले केस के अंदर में था, फटाफट इसको बना देते हैं, और ये मेरे को यहां पर कहीं जाते हुए दिखाई देगी, और ये एक्चुअल में इसकी इमेज यहां पर बन रही होगी, ये मेरे को बन रही होगी। तो यहां पर आप लोगों ने लिख दिया डी डैश, यानी कि टोटल उसका डेविएशन हो गया, जो उसकी अपरेंट डेप्थ बन गई है। चलो भाई शुरुआत करते हैं कैसे उसकी डेप्थ निकालेंगे। तो मेरे को बताओ टोटल उसकी जो है क्या फॉर्मूला था कि किस में जा रही है, जिस में जा रही है उसका पहले लिखेंगे, यानी कि 1 एयर में जा रही है ना, रेडिएशन जो जा रही है भाई इसकी वो एयर में जा रही है वाटर से, और किस में से जा रही है, वाटर से जा रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 हो गया। चलिए अब आगे बात करो, क्या दे रखा था मेरे को, अपरेंट डेप्थ निकालनी, यानी कि ये निकालनी है मेरे को, छोटी सी जो डी डैश यहां पर बनाई गई है। टोटल डेप्थ ये मेरे को पता है भाई, मेरे पास में कितनी गिवन है, ये मेरे पास में 24 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहां पर आप सीधा रखेंगे डी डैश डिवाइडेड बाई 24, सोल्व करो भाई इसको, तो आप लोग को जो डी डैश मिलने वाला है, डी डैश दैट विल बी इक्वल टू कितना मिलेगा, ये 3/4 इंटू में 24, यानी आप लोग को मिलने वाला 6 और ये 18। तो ये जो डी डैश बन गया ना, ये जो डी डैश बना है मेरे पास में यहां पर, ये मेरे पास में कितनी आ गई भाई इसकी दूरी, ये मेरे पास में आ गई टोटल 18 सेंटीमीटर आ गई है। क्या ये 18 सेंटीमीटर मेरा आंसर है? जी नहीं, क्योंकि मैंने पूछा है कि इस बाज को यहां पर जो पक्षी उड़ रहा है उसको कितने नीचे दिखाई देगी। तो पहले तो भाई 36 उसकी ये हाइट हो गई है, 36 टोटल ये हाइट है, और 18 सेंटीमीटर ये होगी उसकी, तो टोटल कितनी बनने वाली उसकी, तो 36 प्लस में 18, यानी कि कितना हो गया ये टोटल, आप बोलेंगे कि 52 सेंटीमीटर पर उसको क्या दिखाई देगी, वो मछली दिखाई देगी। जैसे वो यहां से जाएगा 52 सेंटीमीटर पर जाएगा, देखेगा कि वो वापसी खाली हाथ लौट के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि वहां पर रिफ्रैक्शन हो गया, जिसके कारण में उसको दिखाई दिया है। एक्चुअल में वो कितनी दूरी पे है, 36 प्लस में 24, 60 सेंटीमीटर पर थी वो मछली, लेकिन उसको दिखाई कितना दिया, उसको दिखाई दिया 50 सेंटीमीटर पर, 52 पर, वो डिप करेगा और बिना कोई मछली को उठाए हुए वापसी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको दिखाई नहीं दिया कि भाई वो रिफ्रैक्शन हो गया, जिसके कारण में मछली उसको ऊपर उठी हुई दिखाई देती। चलिए ये तो था पहला केस। दूसरा केस मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि यहां पर जो मछली है ना, यहां पर जो मेरे पास में फिश है, इसको ये बाज जो है, यहां पर जो पक्षी है, उसको कितनी हाइट पर दिखाई देगा। क्वेश्चन समझा आप लोगों ने कि उसको कितनी हाइट पर दिखाई देगा। तो कंफर्म है कि भाई मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करने वाला है इस टाइम पे, तो ऑब्जेक्ट का जो काम होने वाला है वो मेरे पास में इस पक्षी का होगा। ठीक है, चलो उसी को यहां पर थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, कैसे उसको दिखाई देने वाला भाई। देखो ये मेरे पास में इंटरफेस हो गया भाई, जल्दी जल्दी इसको बना देते हैं, और ये मेरे पास में फिश है भाई, जो कि कितनी दूरी पे है, ये आप लोगों ने कहा कि भाई 24 सेंटीमीटर पर है, 24 सेंटीमीटर पर है ये। चलो अब क्या होगा इसके अंदर में, जो मेरे पास में पक्षी होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहां पर जो उड़ रहा होगा इसके अंदर में, ये मेरे पास में पक्षी है, यहां से एक रे आएगी, इस मछली की आंख पे गिरेगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी इसके अंदर में, यानी कि नॉर्मल, और नॉर्मल के अकॉर्डिंग कोई भी उसके अंदर में डेविएशन नहीं होगा, कोई भी उसके अंदर में रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है, तो सीधी इसकी आंखों में गिर जाएगी। दूसरी रे क्या करेगी, हम थोड़ी सी मान लेते किसी एंगल पर गिरी, यहां पर एंगल पर गिरती है, और ये इसका नॉर्मल हमने बना लिया। नॉर्मल आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से अभी तक आप लोगों ने निकालना आ गया होगा। अब क्योंकि मेरे पास में रे जो है ऊपर एयर है और नीचे मेरे पास में वाटर है, तो कहां से कहां जा रही है, ये जा रही है भाई रेयर टू डेंसर जा रही है। तो डेंसर का डी आप लोग को याद है किस डायरेक्शन में मुड़ जानी है, ये हमारे पास में नॉर्मल की डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। तो ये इसका एक्चुअल पाथ था, ये इसका एक्चुअल पाथ था, ऐसे ट्रेस कर जाती है, लेकिन क्योंकि ये रेयर टू डेंसर जा रही है तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी और ये कहीं इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या दिखेगा, जो मछली है उसको तो क्या दिखेगा, ये रे तो दिखने वाली है नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रे को पीछे की तरफ में एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो इमेज बनती या तो रियल में मीट करें या फिर वर्चुअली, या उनको एक्सटेंड करने के बाद में मीट करें। तो रे क्या करोगे आप, जो रे आ रही थी वो आप पीछे की तरफ में एक्सटेंड करोगे, तो ये यहां कहीं मिलने वाली है भाई। एक रे ये मेरे पास में आ रही होगी जो इसकी आंखों में गिर रही होगी, और दूसरी रे उसको लगेगा कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो कहां से आ रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे पास में बना होगा। तो आप इस हाइट को मान सकते हैं कि ये मेरे पास में एच डैश है, और ये जो टोटल हाइट थी उसकी वो मेरे पास में कितनी थी, एच थी, जो कि कितनी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर में, 24 सेंटीमीटर गिवन थी। सॉरी, ये मेरे पास में 36 सेंटीमीटर गिवन है। मुझे क्या निकालना है, अगर मैं एच डैश निकालने में कामयाब हो जाऊं तो एच डैश ये हो गया, प्लस में 24 सेंटीमीटर में जोड़ दूं तो मैं ये बता दूंगा कि मछली को वो कितनी हाइट पर दिखाई दे रही है। चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो क्या है हमारे पास में बेसिक रूल, जिस में जा रही है उसको पहले लिखेंगे। तो किस में जा रही है भाई, रे जो यहां से इसके पक्षी से जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो मेरे पास में पक्षी कर रहा है,
तो यहां से जो रे निकल के जाएगी वो किस में जा रही है, वाटर में जा रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, ये लिख दिया भाई। किस से जा रही है, एयर से जा रही है, तो 1 लिख दिया आप लोगों ने। अपरेंट हाइट क्या है मेरे पास में, h डैश है मेरे पास में, और जो एक्चुअल हाइट है वो लिख दो आप, h मेरे पास में कितनी थी 36, तो यहां पर भाई 36 लिख दिया आप लोगों ने। तो h डैश जब आप यहां से सोल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर, h डैश विल बी 48 सेंटीमीटर। भाई इसको सोल्व करके देख लो जल्दी से, 48 सेंटीमीटर ही आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या मेरे पास में ये जो h हाइट डैश है ये मेरा आंसर आ गया, फाइनल आंसर? जी नहीं, मैंने क्या पूछा था कि इस फिश को ये कितनी हाइट पर दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आप लोगों ने कहा कि भाई जो टोटल होगा वो 48 प्लस में ये जो डेप्थ में वो भी तो है, तो आप लोग निकालेंगे 24 सेंटीमीटर, दैट इज 72 सेंटीमीटर। ये 72 सेंटीमीटर उसको मिल रहा होगा, अगर यही है तो सही है, ठीक है ना। चलो भाई, अब हम, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, ठीक है। इसके आगे हम कंसेप्ट अब और तैयार करते हैं, आप लोगों को थोड़ा और घुमाने की कोशिश करता हूं मैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसी के अंदर में हम क्या करेंगे, अब थोड़े से और कंसेप्ट उठाने शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन को लेते हुए। तो रिफ्रैक्शन के अंदर में हमें अब आगे क्या पढ़ना पड़ेगा, इसी का एक अलग कंसेप्ट आएगा जिसको हम जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसी क्वेश्चन को यहां पर हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई इसको रफ कर देते हैं। देखो क्वेश्चन ये है, चीजें वही रहेंगी, मैं और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे ना, अगर करवाने को यहां पर मैं 20 क्वेश्चन करवा दूं आप लोग को इसी की चीज को लेके, लेकिन जब तक आप अपनी पेंसिल और पेन नहीं उठाएंगे ना इनको सोल्व करने के लिए, आप लोग को समझ में नहीं आने वाली चीजें। तो मैं कुछ क्वेश्चन जो होंगे आप लोग को, जो डीपीपी मिलेगी आपको, डेली प्रैक्टिस पेपर जो मिलते हैं इस लेक्चर के बाद में जो मिलेगा उसके अंदर में डाल देंगे, आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। और बाकी जो उनके सॉल्यूशंस हैं वो हमारे देवाशीष सर हैं, वो आप लोग को अपने जो लिंक है वहां पर आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसका सॉल्यूशन का, तो आप वहां से उनको देख सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस वहां पर डाले जा रहे हैं। कुछ कंसेप्ट होते हैं जो यहां पर छूट जाते हैं, वो वहां पर न्यूमेरिकल्स के साथ में आपके सम अप हो जाएंगे, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि भाई मेरा ये टॉपिक छूट गया। भाई टॉपिक कोई नहीं छोड़ा जाएगा आप लोगों का, लेकिन मुझे क्या है कि अपना कम टाइम के अंदर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको यहां पर कवर अप करना होता है, ताकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो न्यूमेरिकल्स बन सके वो सारे यहां पर आप कर लो। अब भाई ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कि आप उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। आप लोगों को आप ये पूछ लिया जाए कि भाई जो पक्षी है ऊपर से 3 मीटर पर सेकंड की 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे आ रहा है, जो मछली है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रही है, तो बताओ वो दोनों का आपस में शिकार कब कर जाएंगे, यानी कि दोनों कब मीट कर जाएंगे, नहीं निकाल लोगे। दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोग को पता लगी है, उनकी स्पीड पता लगी है, टाइम ऑफ मीटिंग आप इजिली निकाल लोगे उनका, ठीक है। अब उसके अंदर में क्या करेंगे भाई, थोड़ा सा अलग अलग तरह के केसेस इसके अंदर में डाल दिए जाएंगे। रिफ्रैक्शन को लेके मैं डाल दूंगा, जो हमारे पास में मीडियम होगा, मैं कुछ क्वेश्चन के अंदर में ऐसा कर दूंगा उसके अंदर में कि ये मेरे पास में एक सरफेस है और यहां पर मैं उसके अंदर में एक प्लेन मिरर, भाई मैं कोई एक मिरर मैंने डाल दिया रिफ्रैक्टिव, जो मेरे पास में स्पेरिकल मिरर है, जिसको आप लोगों ने कॉनकेव मिरर के नाम से जाना। मान लो यहां पर मेरे पास में एक रे यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर जो होगा वो 4/3 पानी का है, और ये मेरे पास में 1 है। तो आप लोग को ये बताना पड़ेगा कि इसकी फाइनल इमेज कहां बनेगी, ठीक है। तो आप लोग को इसके अंदर में कंसेप्ट आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। पहले ये रे जाएगी, रिफ्रैक्ट होगी, तो यहां पर जाएगी ये रे, ठीक है। तो इसको जो मिरर है उसके लिए इमेज दिखेगी कि भाई ये कहां पर है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है। तो पहले आप लोग को क्या निकालनी है, ये टोटल h डैश निकाल लेना होगा, जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा। फिर ये यहां से टकराएगी, यहां कहीं इमेज बना रही होगी, ये आप लोग इमेज की पोजीशन निकाल लेनी है। फिर यहां से इमेज की जो पोजीशन बनेगी आपको ये निकालना पड़ेगा कि इस पॉइंट से जब ये बाहर निकलेगी तो यहां पर आप लोग को इसका जो हमारे पास में रेडियस आने वाला है, जो यहां पर इसकी डेप्थ जो आने वाली है, अपरेंट डेप्थ आएगी, वो भी आपको निकालनी आनी चाहिए। तो यानी कि यहां पर 2 तरह के कंसेप्ट आप लोग को निकालने पड़ेंगे, यानी आप इस क्वेश्चन के अंदर में दोनों कंसेप्ट को मिलाकर, क्या क्या हमारे पास में एक रिफ्रैक्शन का और एक मेरे पास में रिफ्लेक्शन का, इन दोनों के कंसेप्ट को यहां पर हम जोड़ के इसके क्वेश्चन को डिजाइन करेंगे। वो आप लोग को जो प्रैक्टिस सीट होगा उसके अंदर में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी आप लोग को डाटा मैंने दे दिया, यहां से भी आप इसको सोल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। जो मेरे पास में गिवन होगा, इसकी फोकल लेंथ आप लोग को मान लो 10 सेंटीमीटर आप लोग को लेके यहां पर सोल्व करना होगा। चलिए मैं नेक्स्ट बात करता हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लेकर। देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से मिलना ही मिलना होगा। अब इसका कंसेप्ट क्या रहता है, तो ये कहता है भाई हमारे पास में कि मान लो मेरे पास में कोई रे है, ये मेरे पास में एक सरफेस है, ठीक है। कंसेप्ट वही रहेंगी, चीजें वही रहेंगी। ये मेरे पास में एक नॉर्मल बना हुआ है भाई, ये मान लो मैंने कोई रे था, ये मेरे पास में डेंसर मीडियम है और ये मेरे पास में रेयर मीडियम है। 2 मीडियम मैंने यहां पर इसके कंसिडरेशन में लेके चले हैं। अब जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं उनके ऊपर में ध्यान रखना भाई। पहली रे जो है, मैंने जो पहली रे डाली है वो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर यहां पर इंसिडेंट करवाई है, ये मान लो एंगल पर इंसिडेंट करवाई, जो कि एंगल है मेरे पास में θ1। ध्यान से सुनना इन पॉइंट्स को। अब रे जो है वो कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है।
तो डेंसर टू रेरर जा रही है, तो मेरी जो एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था उसका, वो डेविएट होके क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल आप लोगों ने कहा कि भाई ये रे का पाथ इस डायरेक्शन में ट्रेस हो गया। अब बार बार मैं वो बना के नहीं दिखाऊंगा कि ओरिजिनल पाथ उसका क्या रहा होगा, ठीक है। अब दूसरी रे की मैं बात करता हूं, तो दूसरी रे मैंने डाली भाई यहां पर, जो मेरे पास में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर गिरी। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे पास में θ2 एंगल बना है, और यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर में जब हमने θ2 डाला तो ये जो लाइन थी ये मेरे पास में रिफ्रैक्ट होके और पैरेलल टू द इंटरफेस हो गई है। यानी कि इस सरफेस के साथ में ये एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है ये, ठीक है। यानी कि जो रिफ्रैक्टेड रे हुई है किसी पर्टिकुलर एंगल पर, जब मैं उसके ऊपर में इंसिडेंट कर रहा हूं, यहां से जब मैंने उसको इंसिडेंट करना शुरू किया, मान लो नीचे वाटर है और ऊपर हमारे पास में क्या है, एयर रखी हुई है, तो डेंसर टू रेरर जा रही है, तो पहले मैंने ये रखा तो रे मुझे दिखी कि रिफ्रैक्ट होके जा रही है, ठीक है। जैसे मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, उसके अंदर में आप देख सकते हैं बहुत सारे रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वहां पर आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। जैसे हमारे पास में रे कुछ इस डायरेक्शन में जा रही होगी, वीडियो डाला हुआ है 3 से 4 मिनट का होगा, वहां पे आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, चैनल के ऊपर में। अब मान लो मैं क्या करता हूं कि ये जो रे थी, ये मेरे पास में जो एंगल आया था, जिस एंगल पर ये 90 डिग्री इसके साथ में रिफ्रैक्ट होगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना दिया। अगर इससे मैं स्लाइटली थोड़ा सा और कर दूं मूव, स्लाइटली थोड़ा सा और ज्यादा कर दूं, मान लो लेट अस सपोज ये मेरे पास में 45 डिग्री पर मेरे को ऐसा लगा कि ये रे जो थी वो 90 डिग्री बन गई है। अब मैं इसको ऐसा करता हूं कि 45.0001 मैं इस एंगल को कर दूं, ठीक है। तो ये मेरे पास में एंगल आ गया, ये मान लो ये एंगल आ गया भाई, इस पर्टिकुलर एंगल पर मैंने इसको θ3 पर इसके ऊपर में इंसिडेंट करवा दिया। अब क्या होगा, इस पॉइंट के बाद में जो रे थी ना मेरे पास में, जो मेरे पास में रे जा रही थी, टोटल की टोटल क्या हो जानी है, अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो जानी है। और इसी पॉइंट को, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सोचा समझा कि सबसे पहले तो हमें किस चीज का पता होना चाहिए, उस क्रिटिकल एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि जिसके बाद में ये 90 डिग्री पर चली जाती है। तो मुझे क्रिटिकल एंगल निकालना आ गया, तो मेरे लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन निकालना ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है कि किस एंगल पर वो मेरी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चलिए उसी को निकालने की कोशिश करते हैं, स्नेल्स लॉ को लगाते हैं। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास में n1 है और यहां पर मेरे पास में n2 है। तो क्या कहा जाता है कि जिसमें रे जा रही है n1, जिससे मतलब जो स्नेल्स लॉ लगाते हैं जिससे जा रही है n1, और किस एंगल पर इंसिडेंट हुई है, तो आपने कहा भाई क्रिटिकल एंगल पर हो रही है, नहीं क्रिटिकल एंगल पर हो रही है। तो क्रिटिकल एंगल अगर मेरे पास में c है तो मैं उसको लिख देता हूं c से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो θ2 मैंने लिखा ना, इसको हम c से रिप्रेजेंट करते थे, जिसको क्रिटिकल एंगल बोल दिया जाता है। कि क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर में कि जिस एंगल के बाद में जो हमारी लाइन है जो वो 90 डिग्री हो जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट नहीं होती उसके ऊपर में, वो 90 डिग्री हो जाती है। अगर उससे थोड़ा सा हम स्लाइटली करते हैं तो हमारी क्या कर जाती है, वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है, रिफ्रैक्ट नहीं रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे हमारे पास में प्लेन मिरर के केसेस के अंदर में होता है, ठीक है, या मिरर के केसेस के अंदर में होता है। चलिए, तो क्रिटिकल एंगल निकालने का तरीका, दूसरा मीडियम क्या मेरे पास में, एयर है, तो n2। फिर मेरे पास में क्या लिखना है इसका, यहां पर लिखूंगा मैं इसका साइन 90 डिग्री हो जाना भाई ये, क्योंकि ये तो क्या हो गई है, रिफ्रैक्टेड रे मेरे पास में 90 डिग्री हो गई है, यही तो मेरे पास में स्नेल्स लॉ बोलता है। तो यहां पर देखो आप निकालेंगे साइन c दैट विल बी इक्वल टू, ये तो साइन 90 मेरे पास में कितना होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप यहां लिख सकते हैं n2 डिवाइडेड बाई n1। तो आपके पास में जो क्रिटिकल एंगल आया वो मेरे पास में ये आ गया। यानी कि आप यहां पे ये बोल सकते हैं कि n2 मेरे पास में, अब जाहिर सी बात है कि भाई ये मेरे पास में जो होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करें डेंसर वाले की, तो डेंसर का जो होगा वो ग्रेटर होगा रेरर से, यही होगा ना। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि n1 जो, क्योंकि मैं बार बार n1 और n2 का आपको चक्कर देना नहीं चाहता, आपको जो कंसेप्ट बताए गए उन्हीं के ऊपर में आप टिके रहो, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लो, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता कि किसको n1 बना के दे दे और किसको n2 बना के दे दे, तो आप रटी रटाई चीजों पर काम मत करो, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास में n2 यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, छोटे वाला हमेशा न्यूमरेटर में आएगा और जो बड़े वाला होगा वो हमेशा कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर के अंदर में उसका आएगा, ठीक है। तो ये भैया आप लोगों को निकालना आ गया। चलिए क्वेश्चन इसी के साथ में हम यहां पर सोल्व कर लेते हैं। मान लो मेरे पास में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक रिफ्रैक्टिव सरफेस है, और इसके अंदर में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मेरे पास में होगा √2 है, और इसका मेरे पास में 1 है, ठीक है। रे जो है इंसिडेंट हुई है यहां पर, तो इसको रिफ्रैक्शन, इसको क्या करना है मेरे को, इसको रिफ्रैक्ट करना है मेरे को, जी सॉरी, इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करवाना है। तो बताओ मेरे को क्रिटिकल एंगल क्या रहा होगा, तो आपको बिल्कुल यहां पर निकालना आता होगा कि साइन c दैट विल बी इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1। तो n1 यानी कि दोनों में छोटी वैल्यू कौन होगी, 1 होगा या √2 होगा। तो यहां पर आप लोगों को पता है कि 1 मेरे पास में है, तो 1 आप लोगों ने लिखा,
और √2 मेरे पास में डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। तो मेरे को बताओ कि क्रिटिकल एंगल क्या हो गया मेरे पास में, यहां पर क्रिटिकल एंगल आ गया 45 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है कि साइन सी √2 1/√2 कब होता है? 45 डिग्री पे होता है। तो भाई आप लोगों के पास में आ गया क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों से थोड़ा सा खेल खेलेगा, और यहां पर क्या खेल खेलेगा देखो, मैं थोड़ा सा इसको शुरुआत करता हूं उस खेल को खेलने की। यहां पर मेरे पास में 45 डिग्री एंगल क्रिटिकल आ गया, जिसके बाद में अगर थोड़ा सा भी मैं करूंगा 45 डिग्री पे, तो ये क्या हो जानी है, इसके 90 डिग्री हो जानी है। और जब ये टोटल इसके अंदर में रिफ्लेक्ट हो जानी है, तो ये यहां पर हो जाएगी, थोड़ा सा भी 45 डिग्री से ऊपर कर दूंगा तो मैं। ठीक है, अब यहां पर जो पूछेगा आप लोगों से, वहां पर यह पूछेगा कि मेरी जो रे है, यहां पर जो रे है वो कितनी डेविएट हो गई है, जो इंसिडेंट रे थी वो कितनी डेविएट हो गई अपनी एक्चुअल पाथ से। तो आप सबको पता है कि भाई इसके अंदर में जब हमारे पास में रे आ गई है, जब भी आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कोई क्वेश्चन मिलता है, अगर आप इसको एक बार उस फॉर्मूले से लगा के देखना जो मेरे पास में स्नेल्स लॉ है, और फिर एक जो मेरे पास में एंगल है क्रिटिकल एंगल निकालने का, वो निकाल के देखो, तो आप पाएंगे कि भाई ये रे जो है मेरे पास में क्रिटिकल एंगल पर पहुंच गई है, अगर ये दोनों इंटरफेस मेरे पास में इस तरह से गिवन है तो। ठीक है, तो यहां पर 45 डिग्री आ गई है। तो डेविएशन की बात करते हैं, तो ये मेरे पास में टोटल इसका पाथ रहा होगा, जो कि मेरे पास में 45 डिग्री बना रहा होगा ये। लेकिन रे जो थी वो मेरी क्या हो गई है, ये यहां पर आ गई है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 45 डिग्री आ गई है, यानी कि इसके एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हो गया है, ये 45 डिग्री हो गया है। जब कब हो रहा था, जब हमने क्रिटिकल एंगल की बात करी, और जब हमने क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा कर दिया, यानी कि 45.0000 10 पीढ़ी तक लिखते चले जाओ, लास्ट में एक 1 लगा दो, इतना भी मैंने एंगल चेंज कर दिया ना, तो क्या हो जाएगी, ये रे जो है अंदर के अंदर में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो टोटल यहां पर इसका डेविएशन होने वाला है वो कितना होने वाला है भाई, 45 डिग्री ये था। तो यहां पर लो कौन से लगने शुरू हो जाएंगे, जो हमारे प्लेन रिफ्लेक्शन वाले लोज से रिफ्लेक्शन के वो हो जाएंगे, यानी कि जो मेरे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही मेरे पास में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होने वाला है। ये मेरे पास में 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री है। तो टोटल एंगल जो बन गया मेरे पास में कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया भाई। ठीक है, तो दो केस आपको यहां पर समझ में आते हैं, उनको की पॉइंट यहां पर आप यूज करके चल सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास में क्रिटिकल एंगल पर पूछा जाता है, क्रिटिकल एंगल पर पूछा जाता है, तब तो हमारे पास में जो डेविएशन आने वाला है, डेविएशन आने वाला है, दैट विल बी थीटा, जितना मेरे पास में थीटा दिया गया। और जब अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि मेरे पास में अगर क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी आगे कर दूं, तो वहां पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल मेरे पास में कितना हो गया, इसका 2 थीटा हो गया भाई इसके अंदर। अगर मैं 45 डिग्री वाले केस की बात करके चल रहा हूं, इसको हम जर्नलाइज भी करेंगे कि हर जो हमारे पास में सर्फेसेज होंगे, ये एक प्लेन सर्फेस के रूप में काम करना शुरू कर देगा, और प्लेन सर्फेस के रूप में काम करना शुरू कर देता है, तब आप क्या लिखते हैं कि पाई माइनस 2i, यही तो आपका आंसर होता है कि जो भी हमारे पास में पाई माइनस 2i होता है, उसमें से आप कर देते हो, तो रिफ्लेक्शन के अंदर में कितना डेविएशन हुआ है वो आ गया। पिछली जो क्लास हुई थी उसके अंदर में आप लोग को बताया गया था। तो यहां पे आप रख के देखो, पाई कितना होता है, 180 होता है, 2i एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है मेरे पास में 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री आप लोगों ने लिखा, इसका डबल करेंगे तो 90 आ गया, दैट विल बी 90 डिग्री। यानी कि यहां से भी हम निकाल सकते हैं कि किसी भी रिफ्लेक्शन के अंदर में, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक अंदर करके गई है ना, तो किसी भी रिफ्लेक्शन के अंदर में कितना हमारे पास में डेविएट होगा, उसका जो एक्चुअल पाथ होगा। ठीक है, चलिए भाई इसके हम आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास में था टोटल, जितना भी हमारे पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को लेकर क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे मैंने यहां पर आप लोगों को करवाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट टाइम इसके अंदर में देखते हैं भाई, लेंस शुरू कर दें। चलो भाई, नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक जो है वो लेंस को हम शुरू कर देते हैं। तो अभी हम लेंस के बारे में बात करेंगे, और लेंस का जो भी हमारे पास में बेसिक होता है, बेसिक से हम शुरुआत करते हुए चलेंगे, और वो हमारे पास में होता है सिंगल रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर स्पेरिकल रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं कि सिंगल हमारे पास में सरफेस गिवन हो तो कैसे हमारे पास में रिफ्रैक्शन होगा, और फिर हम दो सरफेसेस को जोड़ेंगे, यानी कि मल्टीपल रिफ्रैक्शन करवाते हुए चलेंगे, और फाइनली हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से जाना होगा, लेंस मेकर फॉर्मूला के नाम से। लेंस मेकर फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, और वहां से क्वेश्चन बनते बनते आपके एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं स्पेरिकल रिफ्रैक्शन को लेके, और स्पेरिकल रिफ्रैक्शन के अंदर में भी सबसे पहले बात करेंगे हम सिंगल रिफ्रैक्शन को लेके। ठीक है, स्पेरिकल रिफ्रैक्शन को लेके। ठीक है, देखो भाई स्पेरिकल रिफ्रैक्शन जब भी हम पढ़ेंगे ना, तो इसके अंदर में ध्यान रखना क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, इसका बिल्कुल डेप्थ में हम जाने के नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके न्यूमेरिकल्स होंगे उनके लिए हम यहां पर अप्रोच करते हैं। मान लो मेरे पास में एक स्पेरिकल सरफेस है, स्पेरिकल सरफेस के उस तरफ में सारा का सारा एक ही मीडियम है,
और इस तरफ में एक दूसरा मीडियम है। मान लो इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं भाई, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल ये थ्रू आउट कहीं तक चले जाओ, आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम रहने वाला है। मान लो ये मेरे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 और यहां पर मेरे पास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये N1 है जो बाहर है, ठीक है। ये कोई इसका मिड पॉइंट होगा या फिर आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से भी जान सकते हैं। थोड़ा सा लेंस के बारे में जब मिरर के बारे में हमने पढ़ा था तो आप लोग समझ सकते हैं कि बीचों बीच उसकी जो दूरी है वो यहां पर हम मेजर कर सकते हैं। मान लो यहां पर कहीं मेरे पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ये जो दूरी होगी यहां से इस पॉइंट से, जो कि यहां पर इसका पोल होगा या फिर इसका सेंटर होगा, वहां से जो हम मेजर करेंगे उसको मैं बोल सकता हूं कि यहां से यहां जो दूरी होगी इसको हम बोलेंगे कि ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखी हुई है, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फाइनली यहां पर जो इसका कहीं से ना कहीं ये मेरे पास में जो स्फेरिकल सरफेस है इस तरह का कहीं से काट के लिया गया हुआ, ठीक है। ये मेरे पास में कोई स्फीयर था, उसका इतना हिस्सा मैंने काट लिया है और ये जो हिस्सा है ना कटा हुआ हिस्सा, ये मैंने यहां पर उठाकर रख दिया भाई इस पोजीशन पर। तो इसका कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, एक सेंटर रहा होगा, यानी कि ये सेंटर रहा होगा। तो ये पॉइंट जो है इसका मैं इसका सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पूरा जब बनाएंगे तो एक सर्कल बन, इसके अंदर स्क्वायर बन जाएगा, तो उसी के सेंटर को यहां पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और उसका जितना भी एरिया होगा वो सारा मतलब मैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 के नाम से यहां पर लेके चल रहा हूं उसको। ओके भाई चलो, अब ये जो रेडियस यहां से जो दूरी होगी, ये जो डिस्टेंस दे रहा हूं ना, इन्हीं का इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन के अंदर में। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया ना तो इसके बाद में कुछ नहीं रहा इसके अंदर में। ये कहां से क्या लेना है, कहां से U लेना है, कहां से R लेना है, वो आप लोग को बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अब कोई एक रे है मेरे पास में, यहां से इंसिडेंट हुई होगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है। अब मेरे को ये बताओ कि आप लोगों को दो सरफेस मिल गए, दो इंटरफेस मिल गए, तो दो इंटरफेस मिल गए हैं तो इस रे के साथ में क्या होने वाला भाई, बिल्कुल सही समझा, दो हमारे पास में इंटरफेस आ गए ना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो दिमाग में तुरंत एक आइडिया क्लिक कर जाना चाहिए, अरे यहां पर तो रिफ्रैक्शन होने वाला है भाई। रिफ्रैक्शन होने वाला है तो आपको कंफर्मली ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल का है। शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं, शुरुआत से मैंने कहा कि बेस पूरा ऑप्टिक्स का नॉर्मल है, नॉर्मल निकालना आ गया, कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो भाई आप सबको पता है कि स्फेरिकल सरफेस जो होता है उसका जो भी नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से पास होता है, ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट पर जहां पर भी रे गिरी है उस पॉइंट पर सेंटर से ये रे को मीट करवा दो, ये आप लोगों ने रे मीट करवा दी, तो यहां पर पता लग गया कि मेरा जो सेंटर का इसका रेडियस जो नॉर्मल होने वाला वो ये होने वाला है, ठीक है। अब देखो, जो अगर मैं ये मान लूं कि ये मेरे पास में रेयर मीडियम है और ये मेरे पास में डेंसर मीडियम, यानी कि N2 ग्रेटर देन N1 है, N2 ग्रेटर देन N1 है, तो ये जो रे रही होगी यहां से जो रिफ्रैक्ट होगी वो क्या हो जाएगी, रेयर टू डेंसर, यानी कि डी की तरफ में आएगी, यानी कि उसके नॉर्मल की तरफ में आएगी। तो आप कह सकते हैं कि ये रे यहां कहीं जाकर पोजीशन अपनी इमेज बनाएगी। ये आप बोल सकते हैं कि मेरे पास में क्या बनने वाली, इसकी इमेज फॉर्मेशन होने वाली है। चलो भाई, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको समझा होगा कि क्या क्या मैंने इसके अंदर में कर दिया है। कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस इसके अंदर में मैंने नहीं लगाई है, सिंपल जो हमारे बेसिक कंसेप्ट थे उन्हीं को लेकर चला हूं। रिफ्रैक्शन जब पढ़ा रहा था मैं उस टाइम पे आपको शुरुआत में बताया था कि तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि रे डेंसर टू रेयर जा रही है तो क्या होना है, ठीक है, और रेयर टू डेंसर जा रही है तो क्या होना है, और फिर स्नेल्स लॉ और उसका नॉर्मल निकालना। बस इन्हीं तीन चीजों के ऊपर में पूरा रिफ्रैक्शन टिका हुआ है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अब इसके अंदर में जो हमारे पास में क्वेश्चन बन के आते हैं, ये जो पोजीशन होगी यानी कि यहां से और यहां तक की ये जो पोजीशन होती है वो मेरे पास में V गिवन होती है, यानी कि हम इसको जो पोजीशन ऑफ इमेज के नाम से जानते हैं, U को हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जानते हैं, V को हम पोजीशन ऑफ इमेज के नाम से जानते हैं, और R जो मेरे पास में होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने इन चीजों के बारे में समझ लिया होगा। चलिए, इसका जो हमारे पास में फॉर्मूला बनता है ना, जिसको हमारे पास में एक जर्नलाइज हम फॉर्मूला निकाल के आते हैं, वैसे तो इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन बनता है, ठीक है। हाँ, लेंस मेकर फॉर्मूला इसी से निकल के चलेगा भाई, अभी थोड़ी वेट करो। लेंस मेकर फॉर्मूला जो हम दो चीजों को जोड़ेंगे, दो स्फेरिकल सरफेसेस जहां पर जुड़ जाएंगे तो वहां पर हमारे पास में लेंस बन जाएगा, लेकिन उसका रास्ता यहीं से होकर जाएगा, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के थ्रू होते। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसके ऊपर में भी हम आने वाले हैं। चलो भाई, अब मैं इसका जो मेरे पास में जर्नलाइज फॉर्मूला है वो क्या रखूंगा, तो उसका जर्नलाइज फॉर्मूला आप लोग याद रखना है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये याद रखना है कि इसका जो निकलेगा दैट विल बी N2, यानी कि जिस में रे जा रही है, डिवाइडेड बाई V, यानी कि पोजीशन ऑफ द इमेज। ये हमेशा ऐसे ही रहने हैं, यहां पर हमेशा, यहां पर कुछ भी मीडियम हो, N2 हो, N1 हो, N2 सिर्फ जर्नलाइज करने के लिए मैंने यहां पर यूज किया। आपको तो सिर्फ दिमाग में ये होना चाहिए कि जिस में रे जा रही है, बस वो याद रखो। और जिस में रे जा रही है उसके नीचे हमेशा क्या आएगी, उसकी पोजीशन ऑफ इमेज की वैल्यू रखी होगी विद साइन कन्वेंशन। अब क्या साइन कन्वेंशन मेरे को समझाने की जरूरत है आप लोगों को, ठीक है, नहीं होगी, क्योंकि ये रे मेरे पास में क्या इंसिडेंट रे है, और इस डायरेक्शन में अगर कैलकुलेशन करूंगा रे की डायरेक्शन में तो मेरी पॉजिटिव आने वाली है, और अपोजिट डायरेक्शन में करूंगा तो मैं उसके नेगेटिव आने वाली है। तो आप सीधा समझ पा रहे होंगे कि यू यहां पर क्या रहने वाला है, नेगेटिव रहेगा, आर जो होगा पॉजिटिव होगा, वी जो निकलेगा वो भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उस डायरेक्शन में बन रहे सारे, क्योंकि कैलकुलेशन तो मुझे सारी यहां से करनी है ना, पी से,
इस पॉइंट से, तो n2 डिवाइडेड बाई v हो गया माइनस n1 डिवाइडेड बाई u, यानी कि जिसमें से जा रही है, डिवाइडेड बाई u पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये मेरे पास में जो इक्वल होने वाला है दैट विल बी इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। ये सिंगल हमारे पास में सरफेस होता है ना, उसके लिए मैंने आप लोग को ये फॉर्मूला दिया है। आप लोग कोई भी फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी वैल्यू का किसी भी स्फीयर का यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने आप लोग के सामने कॉन्वेक्स के रूप में यूज किया है, कॉनकेव का भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा भी आप लोग सरफेस यूज करेंगे, आप लोगों के लिए डाटा यहां पर बिल्कुल यहीं की यहीं ये रखना पड़ेगा। विद साइन कन्वेंशन आप लोगों को यहां पर वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहां पर तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं। मान लो मेरे पास में ये जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो रखी हुई है 30 सेंटीमीटर पर। भाई ये मेरे पास में 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है। अगर मेरे पास में अगर इसका मैं बोल दूं कि जो रिफ्लेक्शन होने वाला है ये मेरे पास में 1.5 है, n2 जो है इसकी वैल्यू मैंने 1.5 दे दी है, और n1 जो है एयर होगा तो यहां पर मैंने इसका 1 दे दिया, ठीक है। और जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो मैंने यहां पर मान लो 10 आप लोग को दे दिया, r जो है इसका वो मैंने 10 आप लोग को गिवन दे दिया। अब मेरे से ये पूछा गया कि इस केस के अंदर में जो ऑब्जेक्ट की है वो इमेज कहां पर बनेगी। तो कंफर्मली ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई दो मेरे पास में इंटरफेस आ रहे हैं यहां पे, और दो इंटरफेस मेरे यहां पर आ रहे हैं, तो कंफर्म है कि यहां पर क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन होने वाला है। और क्योंकि एक सरफेस है तो यहां पर इसका स्फेरिकल रिफ्लेक्शन केवल एक सरफेस के ऊपर में हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसका डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पता है, ठीक है। हम उस फॉर्मूले के ऊपर में भी जाएंगे जो आप लोगों ने पढ़ा है 1/f 1/v माइनस 1/u, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या दिया, मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है ना, तो इसलिए मुझे यहां पर जरूरत पड़ रही है इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेकर चलने की। क्योंकि क्वेश्चन इसके अंदर में तीन तरह के बना सकता है, एक तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर इन पोजीशन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंगल सरफेस से दे देगा, या फिर आप लोगों के लिए जो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होता है कौन सा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का आप यूज करते हैं। तीसरा हमारे पास में एक लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा, उन तीनों का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यह डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में। वो आप लोग उसको एनालिसिस करके उनको पढ़ के क्वेश्चन को फिर आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को यहां पर वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या खेल रहेगा। इसका n2 मेरे को बताओ किस में रेडिएशन जा रही है, तो यहां इस मीडियम से अंदर जा रही है, तो आप लोगों ने लिखा 1.5 लिख दिया भाई। v मेरे पास में क्या होगा, v मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, इसका साइन कन्वेंशन आप लोगों को नहीं रखना होता, ठीक है। इसका अपने आप निकल के आ जाएगा। अगर आप लोगों ने सब जो भी हमारे पास में वैल्यूज गिवन है उनके सही से साइन कन्वेंशन रख दिए ना, तो इसका अपने आप निकल के आ जाएगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो अपने आप इसका निकल के आ जाने वाला है, ठीक है भाई। n1 किस में से जा रही है, एयर में से जा रही है, तो 1 आ गया। u पोजीशन क्या रखी हुई है, मेरे को ये बताओ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। भाई ऑब्जेक्ट यहां पे रखी हुई है तो यहां से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इस डायरेक्शन में जाऊंगा मैं। रे की इंसिडेंस ये है, मुझे कैलकुलेट करने के लिए इस डायरेक्शन में जाना है, यानी कि उसके अपोजिट में जाना है, तो मैं लिखूंगा इसको -30 यहां पर लिख देंगे भाई, ठीक है। ये समझ आया -30 क्यों लिखा मैंने। चलो अब बात करता हूं n2 मेरे पास में क्या है 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना भाई, r मेरे पास में क्या है 10 है, तो मुझे पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, बिल्कुल यहां पे आप इसको कैलकुलेट करने के लिए इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में कौन सा ये कॉनकेव सरफेस है, तो आप सबको पता है कि इसका जो रेडियस है वो जो सेंटर होगा अंदर की साइड में होगा, तो अंदर की साइड में होगा तो जिस डायरेक्शन में मेरी इंसिडेंट हुई है उसी डायरेक्शन मुझे मूव करना पड़ेगा। तो यहां पर बोलेंगे कि मेरे पास में इसकी जो वैल्यू वो 10 मुझे यहां पर यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। आप इसको सोल्व कीजिएगा जल्दी से, और जब इसको सोल्व करके निकालेंगे देन यू विल गेट द आंसर v इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर, ठीक है। आप पूरा इसको सोल्व कर लेना भाई, मैं यहां पर इसका सोल्व कर रखा है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को फटाफट इसका आंसर बता दे रहा हूं कि v मेरे पास में जो हो 90 सेंटीमीटर यहां पर आने वाला है, ठीक है। तो v 90 सेंटीमीटर आने का मतलब यह है कि यहां से जो पोजीशन बनी है, जो इमेज की पोजीशन बनी होगी वो पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव आई है तो सीधी सी बात है कि जो मेरे पास में मिरर होगा, जो मेरे पास में रिफ्रैक्टिव सरफेस होगा, वहां से कहां रहने वाली है, राइट साइड में रहने वाली है। तो राइट साइड कहां भाई, इसकी इस डायरेक्शन में है। तो यही तो चीज हमने बनाई थी जब हमने रे डायग्राम पढ़ा था, रे डायग्राम के थ्रू भी हमने ये चीज निकाली कि इमेज जो हमारी बनने वाली वो इसी डायरेक्शन में बनने वाली है। रिफ्लेक्शन के थ्रू जो हमने पूरे कॉन्सेप्ट यहां पर लगाने की कोशिश करी थी, ठीक है। फिर बाद में आप लोगों ने देखा कि इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप लोगों ने निकाला, तो वहां पर भी आप लोगों की यही आंसर आने वाला है, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर में? अगर नहीं है तो थोड़ा सा इसका क्वेश्चन का लेवल में बढ़ाता हूं और एक अच्छा कंसेप्ट यहां पर मैं बताने की आप लोगों को कोशिश करता हूं, ठीक है। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर में देखते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। इसका सारा जो भी सारांश होगा उन्हीं चीजों को हम जोड़ते हुए कि क्या हमारे पास में कंसेप्ट रहा होगा, ठीक है। अब मैं दो सरफेसेस यहां पर कंसीडर कर लेता हूं, अभी मैंने सिंगल सरफेस यहां पर कंसीडर किया। अब मैं क्या करता हूं, एक स्फेरिकल बॉल आप लोगों को दे देता हूं भाई, एक स्फेरिकल बॉल आप लोगों को यहां पर कंसिडरेशन में देता हूं।
और जिसकी वैल्यू मैं बिल्कुल यही सेम रखूंगा, तो आप लोग उसको सोल्व करने की कोशिश करना। देखो ये मेरे पास में स्पेरिकल बॉल है, ठीक है भाई। यहां पर मैंने क्या किया, एक जिसका रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बिल्कुल वही सेम डेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखी है, मान लो ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन जो है इसकी 30 सेंटीमीटर पर, 30 सेंटीमीटर पर मैंने इसको ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोगों को दे दिया गया है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है। जब भी मैं सर्कल करता हूं तो आप लोग भाई समझ जाना कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आप लोगों से ये पूछा गया है कि भाई जो फाइनल इमेज है, जो फाइनल इमेज है वो कहां पर बनेगी। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का देखो तरीका क्या होगा। डेटा मैंने सेम रखा है, पहला सरफेस आप लोग कंसीडर करो भाई, पहला सरफेस आप कंसीडर करेंगे तो पहले के अंदर में ये मेरी जो इमेज बनने वाली है वो कहीं बनेगी, इस डायरेक्शन में बनने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन जब होगा उसकी सारी इमेज यहीं पर बनेगी। लो भाई मैं बना के दिखा देता हूं आप लोग को, ये इसका नॉर्मल हो गया और ये इमेज कहीं बनेगी, अब मुझे नहीं पता कहां पे बनने वाली है वो, ठीक है, उसकी पोजीशन अभी फाइंड आउट करेंगे, वही हमारा पूरा इसका सारांश रहेगा उस क्वेश्चन का। अब देखो ये डाटा मैंने यहीं पर दिया था पिछले क्वेश्चन के अंदर में, सेम डाटा ना, 30 सेंटीमीटर था, ये 10 सेंटीमीटर था, 1.5 था, 1 था। जब आप उसने सोल्व किया तो आपने पाया कि जो मेरे पास में इमेज बन रही थी वो 90 सेंटीमीटर पर बन रही थी। तो 90 सेंटीमीटर पर बन रही है तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो इमेज बनने वाली है वो बनेगी कहां पर, 90 सेंटीमीटर पर, ये यहां कहीं बनेगी भैया, ठीक है। यानी कि 10 ये हो गया टोटल रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक का 10 ये हो गया मेरे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर। टोटल कहां बननी है, क्योंकि हमें तो यहां से कैलकुलेशन करनी होती है ना सारी, तो 10 ये हो गई, 10 ये हो गई, और टोटल मेरे पास में जो इमेज यहां पर बन रही है वो कितनी, 90 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो 90 पर बन रही है तो ये मेरे पास में कितना बनने वाला है, ये मेरे पास में टोटल 90 में से 20 माइनस कर दो तो ये टोटल जो है, जो पोजीशन ऑफ इमेज बनी है किसके लिए, जो पहला सरफेस हमारे पास में इंटरेक्ट हुआ था उसके लिए मेरे पास में जो इमेज बनी है वो कितनी पोजीशन पर बनी है, वो 90 सेंटीमीटर पर बनी है। कहां से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से। तो यहां से जो बनी है 20 ये हो गया, तो बाकी बचा कितना, 70। तो इसके लिए जो इमेज बनी वो यहां पर बनी है। अब ये जो इमेज बनी है ना, ये जो इमेज बनी है ये सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगी। फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये जो इमेज बनी है ना I1 के लिए, ये मेरे पास में इमेज जो बनेगी वो दूसरे सरफेस के लिए हमेशा, और हमेशा याद रखना स्पेरिकल रिफ्लेक्शन के अंदर में दूसरे के लिए वो हमेशा क्या बनेगी, एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि ये मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट रखी होगी वो कहां पर रखी हुई है, इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं। तो इस सरफेस के लिए U कहां पर रखा हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव। भाई रे मेरे पास में कहां जा रही है, ये इंसिडेंट हो रही है, ये वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनती है, एक छोटा सा कंसेप्ट आता है वर्चुअल इमेज को लेके। तो इसके लिए वर्चुअल है क्योंकि इसके पीछे की साइड में बन रही है, तो यहां पर हम वर्चुअल इसको मान के चलेंगे। उसके पीछे की साइड में बनी है तो यहां पर आप बोलेंगे कि U कितना आ रहा है इसका, +70 आ रहा है भाई। और R जो आने वाला है इसका, R कितना आएगा, R आप निकालेंगे तो आप लोग को मिलने वाला है दैट विल बी इक्वल टू -10 मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग को R कैलकुलेट करने के लिए अंदर की तरफ में आना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या बोला है, V निकालने के लिए बोला है भाई। तो आप क्या यूज नहीं कर सकते, दूसरा जो सरफेस आ गया उसके लिए यूज नहीं कर सकते इसको, बिल्कुल आप इसको यूज करो और फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो यहां पर आप जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसको अब वैल्यू इसके अंदर पुट करते हुए चलते हैं, तो आप लोग पाएंगे कि ये मेरे पास में 1 कहां से जा रही है, ये किस में जा रही है, एयर में जा रही है, रे बाहर जा रही है ना। कुछ लोगों को दिमाग में होगा कि ये इमेज तो आपने यहां पे मान ली और कैलकुलेशन आप इसकी डायरेक्शन में ले रहे हैं। भाई बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे पास में वर्चुअल बनी है, इसके लिए यही ऑब्जेक्ट, ये जो रे जा रही होगी ना इस इमेज को बनाने के लिए, वो इसके लिए किसका काम कर रही होगी, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही होगी। तो ये रे की डायरेक्शन मुझे यही लेके चलनी पड़ती है। तो यहां पर मेरे पास में 1/v आ गया, माइनस क्या करना होता है मेरे को, किस से जा रही है, तो ये लिखा आपने 1.5 यानी कि मिरर से जा रही है, डिवाइडेड बाई u। तो u कितना हो गया मेरे पास में, आप लोगों ने देखा +70 है भाई, +70 हो गया, डिवाइडेड बाई, अब क्या करना है मेरे को, n2 - n1 करना है, यानी कि जिस में जा रही है और जिस से जा रही है। तो जिसमें जा रही है वो आप लोगों ने लिखा 1, और जिससे जा रही है 1.5 डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे r, और r आप लोगों ने अभी यहां पर फाइंड किया -10 निकाला भाई, ठीक है। तो यहां से आप फाइंड करो इसकी v की पोजीशन एंड यू विल गेट द आंसर। कितना मिलने वाला है, ये आप लोगों को मिलेगा 14 सेंटीमीटर भाई। इसको पूरे को सोल्व करना, आप लोगों को जो मिलेगा 14 सेंटीमीटर मिलेगा। अब ये जो 14 सेंटीमीटर है ये कहां से कैलकुलेशन करी आप लोगों ने, ये जो कैलकुलेशन करी है ना, क्योंकि ये सेकंड वाले के लिए बना है इमेज, ये सेकंड वाले के लिए इमेज बना है, तो ये जो 14 सेंटीमीटर बनी है, तो यहां से इसके पोल से यहां पर चले जाओगे, ये 14 सेंटीमीटर की जो बनेगी, तो आप कहेंगे कि ये जो एक्चुअल में यहां जा रही थी इस सरफेस पर क्या होगी, क्योंकि ये डेंसर टू रेयर जा रही है ना, तो डेंसर टू रेयर जब जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी,
और ये हमारे पास में इस पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या हो जानी है, मीट हो जाएगी। भाई एक तो रिफ्रैक्शन यहां पर होगा और दूसरा रिफ्रैक्शन कहां होने वाला है, इस पोजीशन पर होने वाला है। तो इसको तो ये लगेगा कि रे जो हमारी पास में है वो कहां आ रही है, इस डायरेक्शन से नहीं आ रही है, यहां से रिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इमेज की जो फाइनल पोजीशन बनने वाली है वो यहां पर बनने वाली है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जो इमेज यहां पर बनेगी वो 14 सेंटीमीटर कहां से बन रही है, इस पॉइंट से। अगर ये पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे बन रही है, तो ऑब्जेक्ट से जो बन रही है वो कितनी बनेगी, देखो इसको 30 ये हो गया, प्लस 20 ये हो गया, और प्लस में 14 ये हो गया। तो कितना आंसर आएगा इसका, 64 सेंटीमीटर। तो यहां तक आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। कैसा भी आप लोग को स्पेरिकल मिरर को लेके, स्पेरिकल सरफेसेस को लेके, कैसा भी आप लोग के पास में रिफ्लेक्शन का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप अपने इस बेसिक कंसेप्ट पर बिल्कुल पकड़ बना के रखेंगे कि भाई जब भी हमारे पास में दो सरफेसेस आते हैं तो पहले की जो इमेज होती है वो दूसरे सरफेस के लिए किसका काम करती है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है। ठीक है, आपको रेडिएशन वही लेके चलनी पड़ेगी, उसी डायरेक्शन में आप लोग को लेकर चलना पड़ेगा। यहां कैसे समझे आप लोग, मैं अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये जो इमेज बनने वाली थी इस पॉइंट पे बनने वाली थी, लेकिन ये सरफेस मैंने जब इसके इंटरेक्ट कर दिया तो ये क्या करेगा, इसको रिफ्रैक्ट करवाएगा और रिफ्रैक्ट करवा के सिरे को नीचे की साइड में मोड़ देगा। ठीक है, तो इसकी जो इमेज बनने वाली थी जिस पॉइंट पर, वो इसके लिए एक वर्चुअल इमेज बन गई है, और वर्चुअल इमेज बन गई तो उसको हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम काम करना शुरू कर देंगे, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहां पर रखेंगे, उसकी जो वैल्यूज है यहां पर पुट करते चले जाओ, आप लोगों को इसका आंसर मिलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर में